We come for the further applications of biotechnology in medicines. When we talk about its application in medicine, you have something called as therapeutic agents which are available in the market. Recombinant therapeutics basically ऐसे है जो अपने को आर्टिफिशियली बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स हम लार्ज स्केल पे बना सकते हैं जो काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव भी होता है और ये जनरली कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं दे पाता। इस प्रकार के केमिकल्स को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स या थेरेपेटिक्स बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ भी केमिकल्स हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकता है, ये एंटीबॉडीज हो सकता है, ये इंसुलिन जैसे कोई प्रोटीन्स या एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे दुनिया में 30 रिकॉम्बिनेंट्स थेरेपेटिक्स इस वक्त हम बना चुके हैं, जिसमें से 12 इंडिया के मार्केट में बिक रहे हैं ठीक है। सबसे फेमस जो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है वो इंसुलिन का है बेटा। हमें पता है इंसुलिन मतलब डायबिटीज जो होता है या इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बनाया जाता है जो ग्लूकोज के लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो जनरली डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है और इंसुलिन कम बनाया जाता है। तो तब पुराने ज़माने में जो कैटल्स और पिग्स होते हैं उनको काट-काट के नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं उनको। तो जब काट-काट के उनको खाते हैं या इन जनरल उनको काट के उनके अंदर से इंसुलिन को निकाल के हमारे बॉडी में डाले जाते थे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस कर रहे थे। ठीक है? तो काफ़ी सारे अलग-अलग साइंटिस्ट ने कोशिश किया कि किस प्रकार से इसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। तो जब साइंटिस्ट ने कोशिश की इनको आर्टिफिशियली बनाने का, तो पहले उन्होंने इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया। तो स्ट्रक्चर में उनको पता चला कि इनके पास ना 3 चेन्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से है एंड देयर आर 3 चेन्स, यू हैव ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। बट दिस इज़ अ प्रो इंसुलिन यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इसी को अगर हमें एक्टिवेट करना रहेगा, तो ये जो सी चेन है उसको निकाल के सिर्फ ए और बी चेन को ही रखना होगा। You just require A and B chain which are bound to each other by disulfide bonds. ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम आर्टिफिशियली किसी भी बैक्टीरिया में पूरा इंसुलिन का जीन डाल के इंसुलिन बना सकते हैं बट वो इंसुलिन हमेशा प्रो इंसुलिन ही रहेगा। इट विल नेवर बी एक्टिव इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन जो उन्होंने बैक्टीरिया ने बनाया है जब हमारे बॉडी में डाला जाता था तो उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था हमारा बॉडी या फिर वो इंसुलिन का जो एबीसी चेन जिस तरह से बनना चाहिए था वो बन नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था इस सी चेन की वजह से। फिर बाद में रीसेंट टाइम्स में दैट इज़ इन 1983 एली लिली नाम का एक पर्टिकुलर अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने क्या आइडिया लगाया, वो बोले कि एक काम करते हैं, हमें सी चेन तो वैसे भी चाहिए ही नहीं, तो सिर्फ एक काम करते हैं ए और बी चेन का जीन ले लेते हैं, एक ई कोलाई के सेट में ए चेन का जीन डालेंगे, दूसरे ई कोलाई के सेट में बी चेन का जीन डालेंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमें ए चेन सेपरेटली मिलेगा, बी चेन सेपरेटली मिलेगा। उन दोनों चेन्स को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्यूरिफाई कर लेंगे और उनके बीच में हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे। तो जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे तो एक्टिवेट या एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन मिल जाएगा। दे ट्राइड डूइंग दिस और ये सक्सेसफुल इंसुलिन वो बना पाए एंड दैट इज हाउ टुडे इन मार्केट वी हैव अ रिकॉम्बिनेंट insulin available which is exactly human insulin only, but it is produced by recombination in bacteria. Thus, this is sold and known in market as humulin instead of insulin. All right, beta. So this becomes an application of biotechnology in therapeutics. Other than this, you have gene therapy, which is also available. Another application in medicine field. So जब हम जीन थेरेपी का बात करते हैं तो जनरली कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम क्योर नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय बर्थ हमारे बॉडी में डिफेक्ट है। काफी साइंटिस्ट और काफी डॉक्टर्स क्या करते थे कि इस प्रकार के डिफेक्ट में या तो एंजाइम ट्रीटमेंट दे देते थे कि एंजाइम उनको दिए जा रहे हैं या फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा रहे थे। बट ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी था ना वो बेटा काफी कम सक्सेस दे रहा था, ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पा रहा था।
फिर 1990 में एक 4 साल की लड़की थी जिसको एडीए डेफिशिएंसी था, और इस एडीए डेफिशिएंसी की वजह से उसको स्किड हो रहा था। व्हाट इज स्किड बेटा? इट इज सेवरल कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें हमारे इम्यूनिटी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता था। ठीक है। और क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? बिकॉज एडीए एंजाइम नहीं बन रहा था। एडीए का फुल फॉर्म इज एडेनाइन डी अमीनेस एंजाइम, नहीं बन रहा था। और ये एंजाइम ना बनने की वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम हमेशा वीक ही रहता था, और जो बच्चा है वो ज्यादा जी नहीं पाता है, वो फटाक से मर जाता है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ फेल हो जाते हैं इस डिजीज की वजह से। तो अब तक क्या कर रहे थे हम? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे थे, या फिर एंजाइम थेरेपी कर रहे थे जहाँ पे ये एंजाइम ही दे रहे थे हम। ठीक है। as said as mentioned that both are not completely curable, दोनों भी कंप्लीट क्योर नहीं दे पा रहे थे। फिर हमने क्या किया? तो 1990 में हमने एक पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हम टी लिम्फोसाइट्स आइसोलेट किए पेशेंट के ब्लड में से। उस टी लिम्फोसाइट्स को हमने आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो किया। आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करने के बाद हमने एक वायरस लिया विच इज एडिनो वायरस। ठीक है। इस एडिनोवायरस या फिर रेट्रोवायरस भी ले सकते हैं हम। इनका इस्तेमाल करके रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस के अंदर हमने नॉर्मल एडीए जीन डाला, सॉरी नॉट इंसुलिन, नॉर्मल एडीए जीन डाला वायरस के अंदर। तो जब ये वायरस हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करता था तो नॉर्मल डीएनए दे रहा था। तो जो अबनॉर्मल डीएनए था उसके साथ इसका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन। और क्रॉसिंग ओवर में गंदा वाला जीन बाहर और अच्छा वाला जीन अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो जब अच्छा वाला जीन इंसर्ट हो रहा था तो उस पर्टिकुलर टी सेल्स को हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है। उस पर्टिकुलर टी सेल्स को हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब वो बता रहा है कि यू विल गेट फंक्शनल एडीए सी डीएनए इंट्रोड्यूस्ड। मतलब क्या बेटा? मतलब वो बता रहा है कि अगर मैं रेट्रोवायरस ले रहा हूं तो उसमें आरएनए रहेगा एडीए का। उस आरएनए को हमारे सेल्स के अंदर डाला जाएगा और एक डीएनए डाला जाता है। ठीक है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला जाएगा, बनाया जाता है। बेसिकली एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना जाएगा। और अगर एडिनोवायरस रहेगा तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, so it will have cDNA again, which is complementary DNA, you can call it as, and that will be inserted inside the uh, T cells. T cells में T helper cells इस्तेमाल करते थे। इस टी हेल्पर सेल्स में से जो टी हेल्पर सेल्स बने थे, जो नॉर्मल एडीए एंजाइम बना रहे थे, इनको हम ले लेके बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करे थे। मतलब 4 साल की बेटी के बॉडी के अंदर पीरियोडिकली एंटर करवा रहे थे। अब क्योंकि ये सेल उसी के बॉडी के थे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा था और वो बच गई। फिर बाद में ज्यादा स्टडी होने के बाद हमको पता चला या हमने डिस्कवर किया कि अगर हम इस प्रकार का इन्फ्यूजन, सेल्यूलर इन्फ्यूजन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही कर देते हैं तो ये परमानेंट क्योर ला सकता है इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। ऑलराइट। सो दैट इज नथिंग बट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज कि डिफेक्टिव जीन को निकाल के नॉर्मल जीन से उसको रिप्लेस कर देना, इसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो 1990 में इस प्रकार से जीन थेरेपी करके हमने एडीए डेफिशिएंसी सिंड्रोम का या एडीए डेफिशिएंसी का क्योर लाया। ठीक है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है बेटा, उसमें आज कन्वेंशनली अगर देखा जाएगा तो काफी सारे अलग अलग रीजंस या काफी सारे अलग अलग डिजीजेस के लिए या सिम्टम्स के लिए डायग्नोस्टिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जनरली हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं टेस्ट करने के लिए। बट वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम देखते हैं नॉर्मल सीबीसी काउंट वगैरह जो करते हैं, वो इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ने के बाद किया जाता है। तो कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जिसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमको अर्ली स्टेज पे पता चले कि डिजीज हो चुका है।
जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, एक्सेट्रा। तो इनके लिए अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and this early diagnosis can only be possible with the help of molecular diagnosis. ठीक है, where we generally understand the pathophysiology. What is pathophysiology? It is the study of changes in normal mechanical, physical and biochemical functions or caused by the diseases inside the body. अब हमारे पास तीन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स है। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीआर का इस्तेमाल करके हम कैंसर के म्यूटेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई ट्रांसजेनिक डिसऑर्डर का डिटेक्ट कर सकते हैं, एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई पैथोजन अगर बॉडी में बहुत ही ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो आसानी से पीसीआर में उसको मल्टीप्लाई करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यू हैव एलाइजा मेथड। एलाइजा मेथड इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जहां पे बेसिकली एक प्लास्टिक के छोटे छोटे वेल वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्लास्टिक का वेल होता है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कैन बी लेबल्ड एज एलाइसा, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यू हैव अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। लेट्स से किसी बंदे को एचआईवी का टेस्ट करवाने को कहा गया है डॉक्टर ने, और वो पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है एचआईवी के टेस्ट करने, तुम परफॉर्म कर रहे हो एलाइजा। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक किट होता है जिसमें उस पर्टिकुलर प्लास्टिक के वेल के अंदर एंटीबॉडीज कोटेड होता है। अब जैसे ही ये वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर, मतलब अगर तुम्हारे बॉडी में वायरस है तो तुम सीरम डाल रहे हो इस पर्टिकुलर वेल में। जैसे ही वेल में सीरम जाएगा तो वो वायरस जो है दैट विल फिट इन दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज। वायरस जो है वो इस एंटीबॉडी में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर तुम उसको वॉश कर दोगे। अगर वायरस हुआ तो चिपकेगा, नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हमने एक और एंटीबॉडी डाला उसके अंदर जिसके साथ एंजाइम चिपका हुआ है। एक और एंटीबॉडी जिसके साथ एंजाइम चिपका हुआ है, और ये एंटीबॉडी एचआईवी के दूसरे साइड पे जाके चिपक जाता है, एज वी कैन सी ओवर हियर। उसके दूसरे साइड पे जाके चिपकता है ना। कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं? तो ये पर ऑक्सीडेज हो सकता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दोनों में से कोई भी एंजाइम हो सकता है। ठीक है, अब इस एंजाइम का सबस्ट्रेट हम डाल देंगे तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा। जब प्रोडक्ट में बदलता है तब कलर चेंज होता है। यानी अगर कलर चेंज हुआ तो एंटीजन प्रेजेंट है, यानी इंसान को इन्फेक्शन है। लेकिन अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि उस इंसान को इन्फेक्शन नहीं है। इस प्रकार से एलाइजा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, थर्ड मेथड जो यहाँ पर हमारे पास मेंशन किया गया है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में एग्जैक्टली क्या होता है? हम एक लंबा सा प्रोब बनाते हैं। अब ये प्रोब क्या होता है? प्रोब बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में लेट्स से सिकल सेल एनीमिया हुआ है, और सिकल सेल एनीमिया की वजह से एक म्यूटेशन हुआ है। मुझे सिकल सेल एनीमिया का जो सीक्वेंस है, यानी नॉर्मल सीक्वेंस हमारे बीटा ग्लोबिन चेन का जो है वो मुझे पता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो उस नॉर्मल चेन का जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मैं सिंथेसाइज करूंगा, और उस डीएनए में मैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स डाल दूंगा। ये जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया उसको हम कह देंगे प्रो। अब जनरली ये हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी ये चिपक जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। बट अगर म्यूटेशन रहेगा उस जीन के अंदर तो वो उस डीएनए को चिपकेगा ही नहीं, यानी प्रोब जो है वो टेम्पलेट डीएनए को चिपकेगा ही नहीं। और जब प्रोब टेम्पलेट डीएनए को चिपकता ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो चमकेगा भी नहीं रेडियो फिल्म में, और नहीं चमकेगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि म्यूटेशन है। So it basically does not have complementarity with mutated gene, and because of this, probes will help us in identification of disease condition in a particular organism. All right. So that is how autoradiography can be used for.
molecular diagnosis. So that's where we end with your medical applications, the applications of biotechnology in medical fields. ठीक है?